नमस्कार, मैं डॉक्टर पूजा दीवान, एक स्त्री रोग विशेषज्ञ और इनफर्टिलिटी आईवीएफ स्पेशलिस्ट। अगस्त का जो ये महीना है, ये स्तनपान के बारे में जानकारी देने के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए विश्व स्तनपान सप्ताह जो चल रहा है, जो कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक है, जो अगस्त 1 से अगस्त 7 तक है और ये जो पूर्ण महीना भी है, ये इसी विषय के ऊपर तवज्जो दिलाना चाहता है। कई महिलाएं हैं जो स्तनपान के बारे में विभिन्न प्रश्न पूछती हैं, चाहने पर भी स्तनपान पूर्ण तरीके से नहीं कर पाती। कई ऐसे भी तबके हैं जहां पर वो स्तनपान कराना चाहते हैं, पर उनको कुछ चीजों का भ्रम, भय, मिथ्या दिखा दी जाती है। और ऐसा भी है कि आजकल बहुत सी महिलाएं कामकाजी हैं, तो वो समझ नहीं पाती हैं कि किस तरह वर्क और होम और चाइल्ड की केयर का बैलेंस किया जाए। तो इसलिए हम प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि बचाने के लिए और सस्टेन करने के लिए, ब्रेस्ट फीडिंग की ये जो प्रैक्टिस है, स्तनपान की जो ये पुरानी पीढ़ी दर पीढ़ी प्रैक्टिस चली आ रही है, उसको संभालने के लिए आज यहाँ पर हैं। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ विमेन्स मैनिफेस्टो के तहत हम लोगों ने एसोसिएशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनेकोलॉजिस्ट ऑफ दिल्ली, यानी कि जो दिल्ली शहर की बड़ी संस्था है जिसमें समक्ष दिल्ली के स्त्री रोग विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं, इस गठन के द्वारा हम आज विमेन मैनिफेस्टो के साथ हाथ मिलाकर कदम से कदम आगे बढ़ रहे हैं और ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बातचीत करेंगे। हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर अचला बत्रा और डॉक्टर दीक्षा सभरवाल चड्ढा। डॉक्टर अचला बत्रा इसी एओजीडी, एसोसिएशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनेकोलॉजिस्ट ऑफ दिल्ली की प्रेसिडेंट हैं और दीक्षा जी जो है वो टॉपर गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं। ये कम्युनिटी मेडिसिन की स्पेशलिस्ट हैं और ये फाउंडर है द पर्पल नेस्ट प्रोग्राम फॉर प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। स्तनपान से जो दूध निकलता है वो एक पूर्ण आहार है और हर नवजात शिशु का सबसे पहला भोजन, सबसे पहला आहार, सबसे पहली वैक्सीन, सबसे पहला इम्यूनिटी बूस्टर है। पहले 6 महीने तक पूर्ण पालन पोषण, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, केवल स्तनपान करके और ऊपर से कोई भी खाद्य पदार्थ, पानी तक न दिए बिना बच्चे का किया जा सकता है। शो की संचालक हूँ, मॉडरेटर हूँ और हमारे शो के जो पैनलिस्ट हैं डॉक्टर बत्रा और डॉक्टर चड्ढा, उनसे सवाल पूछते हैं। डॉक्टर बत्रा, सबसे पहला सवाल तो यही जहन में उभर कर आता है कि स्तनपान के फायदे क्या हैं? स्तनपान एक बच्चे के लिए एक अमृत की तरह है और माँ के लिए भी इसके कई फायदे हैं। बच्चे को क्या फायदे? बच्चे का जो माँ के साथ पहला कंटैक्ट बनता है वो स्तनपान से बनता है और वो पूरी जिंदगी वो कंटैक्ट एक इमोशनल बॉन्डिंग बनी रहती है। दूसरा, पहला टीका वो भी स्तनपान, जब पहला बच्चा जब पहले घंटे के अंदर माँ का स्तनपान करता है तो एक चीज या कोलेस्ट्रम कहते हैं वो बच्चे के अंदर जाता है। उसके अंदर इतनी सारी इम्यूनिटी होती है, इतनी बीमारियों को फाइट करने की ताकत होती है, वो बच्चे के अंदर जाती है। स्तनपान के द्वारा बच्चा जब दूध पीता है तो उसको बीमारियां भी नहीं होती। माँ के दूध के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि उसकी आंतों को लाइन कर देती है। तो अगर कोई बैक्टीरिया भी, अगर कोई भी इन्फेक्शन होने लगेगा तो वो उस लाइनिंग की वजह से, माँ के दूध की लाइनिंग की वजह से बच्चे को इन्फेक्शन नहीं होगा। बच्चे को एलर्जिक होना, बच्चे को सांस की बीमारी होना, अस्थमा होना, कान बहना, इन सब बीमारियों से जो बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है सिर्फ 6 महीने बचा रहता है। यही नहीं, बच्चे का तंदुरुस्त रहना, ना कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से भी अगर बच्चा माँ के दूध पे बड़ा होता है तो उसका मानसिक ग्रोथ भी ज्यादा होती है। यही नहीं, माँ के दूध में देखा गया कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कैंसर को भी फाइट कर सकती है। तो इन बच्चों को जो ब्लड कैंसर वगैरह कम होंगे। डायबिटीज जो एक बीमारी इंडिया में बहुत कॉमन है, जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं, अगर उनके माँ बाप को भी डायबिटीज है तब भी उस बच्चे को डायबिटीज होने का चांस कम है, क्योंकि माँ के दूध में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिसकी वजह से उसके अंदर ये डायबिटीज की बीमारी भी कम होने की वजह है। माँ को ये फायदा है कि जब वो बच्चे को दूध पिलाती है तो बच्चेदानी जो छोटी सी थी और बच्चा को पालने में इतनी बड़ी हो गई ऊपर तक, तो उसको हल्के हल्के छोटा होना होता है। जितना बच्चा दूध पीता है उसके दूध पीने से बच्चेदानी का साइज छोटा होता रहता है। और
जो ब्लीडिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं कि पीपीएच या बच्चा होने के बाद कई औरतों को ब्लीडिंग ज्यादा होने लगती है, वो भी कम होता है इसकी वजह से। यही नहीं, अगर माँ बच्चे को 6 महीने तक दूध पिलाएगी और कुछ नहीं खिलाएगी और उसको माहवारी नहीं होती, तो एक ये कॉन्ट्रासेप्शन का भी एक ये उपाय है कि 98% ऑफ टाइम ऐसा होगा कि उसका बच्चा नहीं फैलेगा। हम ये नहीं कहते कि आप नहीं ध्यान रखो, पर फिर भी अगर आपको महीना 6 महीने नहीं आया और आपने बच्चे को सिर्फ दूध पिलाया है और कुछ नहीं दिया और दिन में 7-8 बारी दूध पिलाया, रात को 2 बारी पिलाया है, तो ये कॉन्ट्रासेप्शन। यही नहीं, जो औरतें दूध पिलाती हैं उनको ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर वो भी कम होते हैं, और डायबिटीज इन औरतों को भी कम होती है जो बच्चे को। और दूसरी बात है कि इकोनॉमिकल कितना है, कोई पैसा खर्च नहीं होना, आपको कुछ काम नहीं करना, आपको दूध गर्म करने नहीं जाना, आपको बॉटल को बॉयल नहीं करना है, आपको बस जब बच्चा मांगे आपने दूध पिला दिया और कुछ भी नहीं करना। और जो बाहर के दूध की वजह से जो बच्चे के मुंह में छाले, डायरिया, वॉमिटिंग, ये सब भी नहीं होता। कई बार मैंने देखा कि कई महिलाएं जो ये धारणा, गलत धारणा रखती हैं कि शायद डब्बे का दूध बेहतर होता है, पर ऐसा नहीं है। बोतलों में दूध भरने से और बोतलें साफ करने से और जो एक गैस का खर्चा अलग बढ़ता है, इन सब चीजों में पड़ने से, वो सब खर्चे से भी परिवार बच जाता है। क्योंकि माँ का दूध एक ऐसी चीज है जो हर वक्त उपलब्ध है, जहाँ माँ और बच्चा साथ है, माँ कभी भी पिला सकती है, आराम से पिला सकती है, और कोई इन्फेक्शन का डर भी नहीं, और साथ में बच्चे को इतनी सारी बीमारियों से तो लाभ मिल ही रहा है। पहला दूध निकलता है, जो पहले 2 दिन निकलता है, वो बहुत ही कम मात्रा का होता है, 4-5 ml मुश्किल से एक बार भी निकलता है, और उसका जो रंग होता है वो गाढ़ा पीले रंग का होता है। इसीलिए इस कोलोस्ट्रम को तरल सोना, लिक्विड सोना भी बोलते हैं, लिक्विड गोल्ड भी बोलते हैं। तो शायद इसका नाम लिक्विड गोल्ड इसलिए भी रखा गया क्योंकि इसके इतना महत्व है। इसके अंदर एक एंटीबॉडी होती है जिसको इम्यूनोग्लोबुलिन ए बोलते हैं, जो आंखों के लिए बहुत अच्छी है, और WBC जो सेल्स हमारी बॉडी में, ब्लड में फाइट करते हैं इन्फेक्शन, वो भी होते हैं। इसके सिवा ये भी माना गया है कि जो बच्चे स्तनपान लेते हैं उन लोगों की जो इमोशनल कोशेंट और इमोशनल बैलेंस होता है वो बेटर होता है, उन लोगों की जो लर्निंग एबिलिटी और इंटेलिजेंस होती है वो भी बेहतर होती है, और कॉग्निटिव बिहेवियर भी बेहतर होता है। जो माएँ बच्चे को दूध पिलाती है, क्योंकि डिलीवरी होने के बाद कई बार माँ को डिप्रेशन की बीमारी नहीं, डिप्रेशन हो जाता है स्ट्रेस की वजह से, जो माएँ दूध पिलाती हैं उनके अंदर ये कम होता है। जो लेडीज हैं वो बड़ी फिगर कॉन्शियस रहती हैं, वेट कॉन्शियस भी रहती हैं। तो एक तरफ तो कहते हैं कि बच्चे को स्तनपान करा रहे हो तो 1.5 गुना खाओ, पर दूसरी तरफ ये भी फायदा है कि 500 कैलोरी तक प्रतिदिन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग में बर्न आउट हो जाती है, और वेट को रीगेन करने में, वापस मेंटेन करने में भी काफी फायदा रहता है। हम जब बॉन्ड करते हैं बच्चे के साथ, जब हम बच्चे को अपनी छाती से लगाते हैं या स्तन से लगाते हैं, तो जब स्तन से लगाते हैं और बच्चा दूध पीता है, सकल करता है, तो एक ब्रेन को रिफ्लेक्स जाती है जो दूध को लेट डाउन करने में भी, हार्मोन से मदद करता है, ज्यादा निकालने में भी, और ज्यादा प्रोडक्शन में भी मदद करता है। आमतौर पे एक प्रश्न पूछा जाता है कि कब हमारे स्तन तैयार हो जाते हैं दूध बनाने के लिए, क्या ये गर्भावस्था में होता है या डिलीवरी के बाद शुरू होता है? देखिए, भगवान ने एक औरत के शरीर को इतना अच्छी तरीके से बनाया है कि हर चीज के लिए उसको पहले से प्रिपेयर्ड रखता है। तो दूध बनाने का काम तो शरीर में गर्भावस्था में ही शुरू हो जाता है, हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में। और इसीलिए देखा गया है कि अगर बच्चे का जन्म जल्दी हो जाए तो जिस तरीके का दूध आता है वो उस उम्र के बच्चे के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। प्री टर्म बेबीज के लिए दूध जो माँ का निकलता है वो अलग तरह से निकलता है और उस बच्चे के लिए बिल्कुल सूटेबल होता है। और यही अगर टर्म पे बच्चा होता है, नॉर्मल 9 महीने के बाद होता है, तो जो दूध निकलता है वो बिल्कुल अलग होता है। पर उस दूध का लेट डाउन वो तभी होता है जब बच्चा माँ के स्तन से लगाया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जन्म के जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके, बच्चे को स्तन दिखाओ और जन्म होते ही स्तन के पास लेके जाएं, ताकि बच्चा स्तन से लगेगा तो मिल्क का जो रिफ्लेक्स होगा, लेट डाउन होगा, वो होगा, और उसके बाद दूध निकल के बाहर आएगा। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो दूध का फैट, क्योंकि उसको और एनर्जी चाहिए, दूध का फैट कंटेंट बढ़ता जाता है। बच्चा जब माँ के स्तन से लगता है तभी उसको बोलते हैं ताले की चाबी है, जैसे ही माँ के स्तन से बच्चा लगा और ताले
में चाबी लग गई और दूध निकलना शुरू। बिल्कुल सही कहा। इनफैक्ट गर्भावस्था में 16 हफ्ते से 18 हफ्ते के बीच में कुछ महिलाओं का दूध बनना शुरू हो जाता है, खासकर जिन्होंने पहले गर्भधारण किया है और प्रसूति की है, और जो पहली बार गर्भधारण करी है उनका 18 से 20-22 हफ्ते के बीच में दूध बनना या उभरना सा शुरू हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि ये सभी के साथ होगा, और कई बार सबसे पहली बार दूध का उभरना महसूस ही जन्म के बाद होता है। जल्द से जल्द बच्चे को दूध पिलाना चाहिए प्रसूति के बाद। तो मेरा सवाल ये है कि जल्द से जल्द का कोई समय सीमा है? और जब हम नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी करते हैं, तो परिस्थिति अलग होती है, और जब पेट काटकर एब्डोमिनल सिज़ेरियन डिलीवरी करते हैं, तो परिस्थिति अलग होती है। क्या दोनों में ये सीमा, समय का अंतराल जिसमें दूध पिलाना है, एक जैसा है या अलग? ये समय का अंतराल दोनों के लिए ही एक जैसा है। ये नहीं कहते इमीडिएटली कि पैदा, वेजाइनल डिलीवरी के बाद ये पॉसिबल है कि बच्चा पैदा हुआ और माँ को दे दिया। सिजेरियन के बाद हो सकता है कि एकदम से पॉसिबल ना हो, पर विद इन 1 आवर, चाहे ओटी में करना पड़े। आजकल तो ट्रेन किया गया ब्रेस्ट काउंसलर्स होते हैं कि उनको ओटी में भी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि वहाँ पे ये प्रोविजन हो कि जब माँ का ऑपरेशन हो भी रहा है तब भी जैसे ही बच्चा पैदा हो उसको एकदम माँ के स्तन से लगाया जाए, ताकि जो पहला दूध 1 घंटे के अंदर जो उतरता है वो बच्चे के अंदर जाए, बच्चे की बॉन्डिंग बने। तो ये हम इसलिए बार बार कह रहे हैं कि हमारे इंडिया में इतना हम हर साल करते हैं सेलिब्रेशन, पर फिर भी ये भ्रांतियां हैं कि बच्चे को पहले दिन नहीं कुछ पिलाना, उसको पहले हमें शहद चटाना है, उसके बाद ही माँ का दूध देना है। ये सब भ्रांतियां दूर करनी चाहिए और 1 घंटे के अंदर अंदर बच्चे को माँ का पहला दूध जरूर पिला देना चाहिए। तो दीक्षा, ये अभी जो बातचीत हुई थी 2 किस्म के दूध के बारे में, एक प्री टर्म और एक टर्म, और उसके सिवा भी जो साइंस ऑफ मिल्क है, जो कॉम्पोजिशन ऑफ मिल्क है, जो उसके 2 प्रकार के दूध के कहे जाते हैं, एक फोर मिल्क कहते हैं, एक हाइंड मिल्क कहते हैं। दूध जो पहले निकल रहा है वो थोड़ा पतला है, पीछे जो निकल रहा है वो थोड़ा गाढ़ा है। उसके ऊपर आप थोड़ी सी तवज्जो दें और खासकर लोगों को ये समझाएं कि कौन सा दूध बेहतर है और किस तरह से पिलाना चाहिए। 2 तरह का दूध आमतौर पे हम देखते हैं कि खड़ी भाषा में अगर देखें तो बहुत लोग बोलेंगे आगे का दूध और पीछे का दूध, या पतला दूध और गाढ़ा दूध, इस तरह से उसे बोला जाता है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि कैसे कुदरत ने माँ का शरीर और माँ का दूध इस तरह से बनाया है कि हर चीज के बारे में सोचा गया है। तो फोर मिल्क यानी कि आगे का मिल्क या जो पतला मिल्क होता है, उस दूध के अंदर ज्यादा पानी और शुगर की मात्रा होती है, और वो इस तरह से बनाया गया है कि बच्चा अगर भूखा है और एकदम से माँ के स्तन को लगता है तो उसको एकदम एनर्जी और उसकी प्यास बुझाने वाला दूध हो। इस तरह का दूध जो है वो फोर मिल्क है, वो बच्चे को एक इंस्टेंट एनर्जी भी देता है और उसकी प्यास भी बुझाता है। इसीलिए कहते हैं कि जब आप स्तनपान बच्चे को करा रहे हैं तो ऊपर से पानी देने की भी पहले 6 महीने में जरूरत नहीं है। पहले 6 महीने आप बच्चे को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करें, सिर्फ माँ का दूध दें, ऊपर से कोई भी चीज देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माँ के दूध में ही इतना पानी होता है कि बच्चे को ऊपर से पानी देने की कोई आवश्यकता नहीं होती। अब रही बात पीछे के दूध की या गाढ़े दूध की, तो ये दूध जो होता है ये इसमें फैट कंटेंट जो होता है वो ज्यादा होता है, फैट की मात्रा ज्यादा होती है, और ऐसा दूध जो होता है वो बच्चे को वो न्यूट्रिशन देता है, वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स जिनकी हम बात कर रहे थे वो देता है, जो इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करते हैं और जो ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही खासकर जरूरी होती हैं, ब्रेन की माइलिन शीट्स के लिए बहुत जरूरी होती है। तभी हम कहते हैं कि बच्चे को अगर आप स्तनपान करा रहे हैं तो बच्चे का IQ आगे चल के ज्यादा होगा। तो जो वो दिमाग की ताकत है वो पिछले दूध से, गाढ़े दूध से आती है, और दोनों ही दूध अपने आप में इम्पोर्टेंट है। इसीलिए जब आप स्तनपान कराएं तो आगे और पीछे दोनों का दूध देना है, कोई भी दूध हमें फेंकना नहीं है या अवॉइड नहीं करना है कि ये ना जाए। दोनों दूध बच्चे को देने इक्वली इम्पोर्टेंट है, और इसीलिए एक बार एक साइड से दूध पिलाने को और पूरा खाली करने को कहा जाता है और फिर दूसरी तरफ लगाने को कहा जाता है, ताकि बच्चे को आगे का दूध और पीछे का दूध दोनों मिल पाए। कभी भी जल्दी में दूध नहीं पिलाना चाहिए कि जल्दी से 5 मिनट में पिला के और जा रहे हैं। उसमें ये होगा कि आप जो 4 मिल्क है उसको पिला पाएंगे और जो पीछे का गाढ़ा दूध जिसमें फैट और एनर्जी बच्चे के लिए वो रह जाएगा। हमारे इंडिया में
और सिर्फ 44% औरतें पहले घंटे में दूध पिलाती हैं। डॉक्टर अचला, सिंस हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं, जो भ्रम है और जो कुप्रथाएं चल रही हैं, थोड़ा सा इस पे तवज्जो दें। पहला भ्रम तो ये वो कहते हैं कि जो पहला दूध है ये पीला है, ये गंदा दूध है, इसको निकाल देना है, इसको नहीं पिलाना, ये एक सबसे खराब बात है। दूसरा है, कई जगह ऐसे होता है कि पहले दूध माँ का निकाल के बकरी को पिला दो या गाय को पिला दो, तो ये माँ अच्छा दूध आएगा उसके बाद। कई जगह होता है जब तक आपने उसको शहद नहीं चटाया आपने इसको दूध पिलाना ही नहीं है। कई जगह है कि पानी जरूर पिलाना है, गंगा जल पिलाना है बच्चे को। डॉक्टर दीक्षा, आप बता रही थी कि किस तरह से एक स्तन से पूर्ण रूप से दूध पिलाना है और उसके बाद ही दूसरे स्तन से पिलाना है। अब एक माँ ने दोनों स्तन से भी दूध पिला दिया पूर्ण रूप से, पर उसको समझ में नहीं आ रहा कि मेरा बच्चा अभी भी भूखा प्यासा है, तो क्या तरीके होते हैं, क्या संकेत होते हैं जिससे माँ को पता चलता है कि उसका बच्चा भरपेट दूध पी रहा है और उसकी तंदुरुस्ती बरकरार है? खास तौर पे माएँ जो हमारे पास आती हैं ये कह के कि ये रोता रहता है। मैंने देखा अक्सर माँओं को ये लगता है कि अगर बच्चा रो रहा है तो शायद वो भूखा ही है। तो ये एक गलत फहमी है बहुत लोगों के मन में कि रोने का कारण जो है वो सिर्फ भूखा होना ही है, और इस वजह से कई बार ओवर फीडिंग भी की जाती है बच्चों की। तो क्या संकेत है जिससे माँ जान सकती है कि बच्चा जो है वो पूर्ण रूप से जितना उसको दूध पीना चाहिए उतना पी रहा है कि नहीं पी रहा है? पहली चीज तो एक अच्छा संकेत ये होता है कि बच्चा दिन में पेशाब कितनी बारी कर रहा है। तो बच्चा, अगर आपने डायपर कपड़े का पहनाया या डिस्पोजेबल पहनाया, अगर 6 से 10 डायपर बच्चा भर रहा है दिन के दौरान में, या 6 बार पेशाब कर रहा है दिन दिन के दौरान में, रात की बात अगर नहीं भी करें, तो इसका मतलब ये है कि उसको सफिशिएंट मिल्क दिया जा रहा है। दूसरा, एक पूरे पीरियड के टाइम में बच्चे का वेट गेन देख के, अगर बच्चा वेट ठीक से गेन कर रहा है, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम जब भी हमारी एक न्यूनेटल विजिट प्लान्ड है हॉस्पिटल में, डॉक्टर से मिलने के लिए हमें जब जब बोला गया है तब हम जरूर जाएं, क्योंकि वो एक मौका देता है डॉक्टर को भी ये देखने का कि बच्चे का वजन किस हिसाब से बढ़ रहा है। तो अगर बच्चा वजन जिस हिसाब से उसको बढ़ना चाहिए वैसे बढ़ रहा है, तो इसका मतलब वो जितनी मात्रा में उसको दूध लेना चाहिए उतनी मात्रा में वो दूध ले रहा है। अक्सर जो माएँ बोलती हैं कि आमतौर पे तो ये देखा गया है कि बच्चा अगर दूध पीते पीते सो जाए तो माओं को बहुत संतुष्टि होती है कि हाँ शायद इसका पेट भर गया। पर कई बच्चे, क्या होता है, दूध पिलाने के बाद अगर आपने बच्चे को ठीक से डकार नहीं दिलवाया तो वो डकार क्योंकि उनका ऊपर दूध उठ रहा होता है, वो उस वजह से भी कई बार उठ जाते हैं और माएँ दोबारा दूध पिलाने लगती हैं। तो पहली बार दूध अगर आपने पूरी तरह अच्छी तरह से पिलाया है, ऑन डिमांड फीडिंग आप कर रही हैं, उसके बाद बच्चा अगर रोता है तो सबसे पहले तो उसे छाती पे लगाकर डकार दिलवाने की कोशिश की जाए, ताकि अगर उससे बच्चे को आराम आ जाता है, बच्चा सो जाता है, यानी कि वो और भूखा नहीं है। दूसरी चीजें जिस वजह से बच्चे बहुत अक्सर रोते हैं वो हो सकता है कि शायद उनको पेशाब करना है, या शायद उनको बस मदर की क्लोजनेस, एक अटैचमेंट बच्चे को भी चाहिए होती है। तो ये सब चीजों को अगर हम ध्यान में रख के चलेंगे तो ना ओवर फीडिंग होगी, ना, और मदर के भी जो डर है कि मेरे बच्चे को मैं सफिशिएंट दूध दे रही हूँ कि नहीं दे रही हूँ, ये पूरे हो पाएंगे। बच्चा जो स्तन को पकड़े हुए होता है वो अपने आप ही छोड़ देता है और आमतौर पे सुखद नींद में चला जाता है, पर माँ अब परेशान है कि क्या मेरा दूध उचित मात्रा में निकल रहा है, और अगर कम निकल रहा है तो मैं क्या उपाय करूं? अगर बच्चा 6-7 बार डायपर गीला कर रहा है, इसका मतलब है वो ठीक से उसका पेट भर रहा है। अगर बच्चे का पेट ठीक से भर रहा है तो इसका मतलब है कि उनका दूध ठीक से उतर रहा है। दूसरी बात है कि जब दूध पिलाने के बाद नॉर्मली ब्रेस्ट नरम हो जानी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि दूध बनता तो है, तो क्योंकि माँ को ये पता नहीं दूध कैसे पिलाना है, वो ठीक से लैचिंग जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, कि बच्चा ठीक से स्तन को मुंह में नहीं लेता और ऐसे चूसता है कि उसका पूरा दूध नहीं निकल पाता। उस वजह से क्या होता है कि दूध जमा हो जाता है और वो फिर निकलता भी नहीं। अदरवाइज अगर बच्चा दूध पी रहा है और पेशाब कर रहा है और उसका वजन बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि माँ का दूध पूरा निकल रहा है। माँ दूध की मात्रा कैसे बढ़ाए? दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए यही सबसे पहली बात है कि बच्चा अगर माँ की स्तन को ठीक से पकड़ेगा तो दूध की मात्रा ठीक से आएगी। दूसरा ये कि माँ ध्यान रखेगी कि वो एक ब्रेस्ट से पिला के दूसरे ब्रेस्ट से भी पिला रही है, ताकि दोनों ब्रेस्ट खाली होए। तो
ये अपने आप सिर्फ दिमाग को ही नहीं जाता सिग्नल, ब्रेस्ट के अंदर भी सिग्नल जाता है कि हाँ ब्रेस्ट खाली हो गई है, तो मुझे और ब्रेस्ट को और दूध प्रोड्यूस करना है। तीसरी बात है कि अगर माँ को कहीं दर्द है, सिजेरियन हुआ है या टांके है, उनमें दर्द है, क्योंकि तो जो सिग्नल ये थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं आपस में कि दर्द का सिग्नल दिमाग को याद आ जाता है और दूध प्रोडक्शन का और दूध लेट डाउन का सिग्नल कम जाता है। तो कोई भी अगर उसको पेन है तो उसके लिए वो उसका इलाज करो। इसका स्ट्रेस ये कि बच्चे को दूध मैं नहीं पिला पा रही हूँ, बच्चे दूध नहीं आ पा रहा है, या घर में काम की वजह से उसको समय नहीं मिल रहा है, तो इस सब स्ट्रेस की वजह से भी दूध की मात्रा कम हो सकती है। कुछ दवाइयाँ होती हैं जो कि दूध की मात्रा को कम कर देती है, तो ऐसी दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए, स्पेशली जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, जब तक माँ दूध पिला रही है उसको लेनी चाहिए। तीसरा है कि अगर सच में ही बिल्कुल लॉस रिजॉर्ट आपने ये सब करके देख लिया, आपने एक अच्छी जगह में कंफर्टेबली बैठ के बिना अपने आप को डिस्कम्फर्ट दिए और अच्छा म्यूजिक सुनते हुए और शांत वातावरण में खुश रह के अगर आप दूध पिलाएंगे तो दूध कभी कम नहीं होगा। ऐसा भगवान ने, कुदरत ने बनाया है कि दूध उतरेगा ही उतरेगा। तो फिर भी किसी भी वजह से अगर दूध कम उतर रहा है तो जो बिल्कुल हम लास्ट रिजॉर्ट देते हैं वो कुछ दवाइयाँ होती हैं। उससे पहले ये भी देखना है माँ खा क्या रही है, पी क्या रही है। अगर वो पौष्टिक आहार नहीं लेगी जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल नहीं है, तो जो दूध में ये सब चीजें होती हैं पर्याप्त मात्रा में, पर इनको दूध में आने के लिए माँ को भी चाहिए। तो माँ की जो आहार है वो पौष्टिक होना चाहिए और हर चीज उसमें होना चाहिए। उसको 3 बारी वेजिटेबल्स, पल्सेस, 2 बारी फ्रूट, और फैट ये जरूरी नहीं है। देखा गया धारणा की गांव के लोग कहते हैं मैंने अपनी बीवी को 5 किलो घी पिलाया, ये फैट से कुछ खास मिलने वाला नहीं। फैट उतना ही चाहिए जितना हम नॉर्मल लेते हैं। अदरवाइज कुछ दवाइयां हैं जो कि प्रोवन नहीं है, जैसे ये पेरिनॉम और डोमपेरिडॉन, ये अगर दिन में 3 बार ले मतलब बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट है, वी डोंट प्रमोट इट। और हमारे आयुर्वेद में भी कुछ दवाई हैं जो कि कुछ कंपनी में शतावरी एक चीज होती है जिससे मिल्क प्रोडक्शन बढ़ती है, तो कुछ कंपनीज के द्वारा ये बनाई गई है कि इनको देने से, इनको बोलते हैं गैलेक्टोकॉक्स, ये मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता है। पर हमारी ये धारणा है कि अगर हम माँ को मानसिक रूप से स्वस्थ रखें, खुश रखें, कंफर्टेबल पोजीशन रहे, अच्छे से वो खाएगी पिए, तो दूध में कोई कमी होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल। दूध की मात्रा कई महिलाएं जो धूम्रपान करती हैं, अल्कोहल लेती हैं, उनमें भी कम होती है। और जैसे कि डॉक्टर अर्चना ने बताया कि बैलेंस्ड डाइट खाइए, भरपूर खाना खाइए, एनर्जी रिच डाइट खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए। कई घरों में तो शीरा भी बनता है, बाकायदा गोंद के लड्डू बनते हैं, और ये सौंठ के लड्डू भी बनते हैं। ये सब प्रथाएं भी देखी जाती हैं। डॉक्टर दीक्षा, आप ये बताइए कि जो महिला है उसके जो स्तन है उसकी देखरेख कैसे करी जाए गर्भावस्था के दौरान, और जब प्रसूति हो गई है और अब वो स्तनपान कर रही है तब क्या देखरेख हो? बिल्कुल, तो गर्भावस्था के दौरान मैं ये कहूँगी कि स्तन की देखभाल, जैसे आप अपना शरीर का जनरल हाइजीन का ध्यान रखते हैं, नहाना धोना, वो सब उसी तरीके से चलेगा। अगर आपको कई महिलाओं में ये देखा गया है कि 7वें महीने के आसपास थोड़ा सा मिल्क लेट डाउन होने लग जाता है, उससे वो कई बार परेशान भी होती हैं, स्पेशली अगर ऑफिस वगैरह में जा रही हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आप स्पेशल ब्रेस्ट पैड्स भी आते हैं जिनको लगाया जा सकता है, जिससे कि एक्स्ट्रा अगर कुछ ज़रा भरा लेट डाउन हो रहा है तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसके अलावा जब एक बार स्तनपान करना शुरू कर दिया है, कपड़े जो हैं वो सूती पहने, खुले पहने, क्योंकि लैच बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग ठीक लैच से नहीं करा पा रहे, यानी कि जिस तरीके से बच्चा निप्पल को पकड़ता है, अगर वो तरीका गलत है तो निप्पल के अंदर क्रैक्स आ सकते हैं, सोर निप्पल हो सकता है, बच्चे को हो सकता है सफिशिएंट फीड ना मिले और ब्रेस्ट में एनगॉर्जमेंट भी हो जाए, और ये सब तकलीफें आपको जो हैं वो फिर झेलनी पड़ेंगी। तो अगर बच्चे की अटैचमेंट अच्छी रहेगी मदर से, और ये चीज़ सबसे अच्छा टाइम इसका
सीखने का तभी है जब आप हॉस्पिटल में हैं, जब आपके आसपास नर्सिंग स्टाफ है जो आपको ये सब सिखा सकता है। तो उस मौके का ज़रूर फ़ायदा लें, और जहाँ पे आपकी डिलीवरी हुई है वहीं से ब्रेस्ट फीडिंग आपको शुरू भी करनी होती है, और कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उनसे हेल्प भी लें, ताकि आप अच्छी तरह से ब्रेस्ट फीडिंग और उसकी इलाज समझ के हॉस्पिटल से घर जा पाएं। कि ब्रेस्ट कैसी भी हो, छोटी हो बड़ी हो, निप्पल बड़े हैं छोटे हैं, हर तरह की ब्रेस्ट से, हर तरह के निप्पल से ब्रेस्ट फीडिंग की जाती है। पर हाँ, कई बार ऐसे होते हैं कि निप्पल अंदर तो होते हैं, पर जब बच्चा दूध पीना अगर है तो ये पहले देखा गया तो अच्छी बात है, आप उनको पकड़ के हल्का सा ऑयल लगा के उनको बाहर की तरफ करने की कोशिश करिए। पर अगर नहीं भी किया है तब भी जब बच्चा दूध पीता है तो उसके मुंह के सक्शन से वो बाहर आ जाते हैं। कई बार बहुत बड़े निप्पल होते हैं, तब भी माँ को लगता है कि उसे परेशानी होगी। ठीक है कि परेशानी हो सकती है, पर उसमें भी ये है कि हर तरह की पोजीशन से, तरीके से आप पिला के दीजिए। ये है कि ब्रेस्ट की हाइजीन का ध्यान रखना है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मिल्क निकलने लगता है। अगर हम सफाई नहीं रखेंगे तो इन्फेक्शन हो सकता है ब्रेस्ट में, तो फिर आपको एकदम से बच्चे को जो दूध पिलाना है वो नहीं पिला पाएंगे डिलीवरी के बाद। तो आपके कपड़े बहुत टाइट भी नहीं होने चाहिए, उसकी वजह से सूजन आ सकती है, और बहुत ढीले भी नहीं होने चाहिए, नहीं तो ब्रेस्ट की आपको ढलकने का वो रहता है। तो आपके कपड़े अप्रोप्रिएट आपके अंडरवियर होने चाहिए, जो ताकि आपकी ब्रेस्ट की शेप भी मेंटेन रहे और आपको मुश्किल सो जो एरियोला और निपल होता है उसको हल्के नॉर्मल पानी से साफ किया जा सकता है फीड करने से पहले, और अगर कोई क्रैक वगैरह लगे तो माँ का दूध एक सरल उपाय है, वही लगाया भी जा सकता है उसको ठीक करने के लिए। और जैसे डॉक्टर अचला ने कहा कि कपड़े उपयुक्त पहनने चाहिए और उस तरह से पहनने चाहिए कि ब्रेस्ट सपोर्ट हो, तो वेल सपोर्टेड ब्रा पहने, हो सके तो नर्सिंग ब्रा पहने, और अंडरवायर वाली ब्रा ना पहने, और बिना ब्रा के भी ना रहें, क्योंकि वो भी सैगिंग एंड लूज ब्रेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कुछ स्तनपान का नुकसान भी है? स्तनपान का कोई नुकसान नहीं है। और जो सैगिंग ऑफ ब्रेस्ट, कई लोग सोचते हैं कि हम दूध पिलाएंगे तो ब्रेस्ट सैग हो जाएंगी, तो उनके लिए बताना चाहूंगी कि जो ब्रेस्ट की शेप में चेंज आता है वो प्रेगनेंसी की वजह से आता है। प्रेगनेंसी में ही ब्रेस्ट फुल हो जाती है, और जैसे ही बच्चा दूध पीता है, और दूध ना भी दूध पिए तो भी प्रेगनेंसी के बाद ऐसे जो ब्रेस्ट पूरी बनी है दूध पिलाने के लिए, वो अपने आप हल्के हल्के वो सारा टिश्यू जो मिल्क प्रोडक्शन के लिए बना है वो कम होता है। तो ब्रेस्ट सैग थोड़ा तो करेगी ही जब आप प्रेग्नेंट होंगे, पर उसमें ये है कि अगर आप ठीक से कपड़े डालेंगे, ठीक से सपोर्ट लेंगे, तो ब्रेस्ट की शेप अपने उसमें वापस आ जाएगी। और ये खांसी की हम एक्सरसाइज करेंगे, ब्रेस्ट के अंदर कोई ऐसी मसल नहीं है जिसको आप एक्सरसाइज से ठीक कर सकते हैं। तो यस, ब्रेस्ट के पीछे जो आपकी छाती में मसल्स हैं उनकी एक्सरसाइज होगी, उससे चारों ब्रेस्ट में उठाव आता है। और ये कुदरत का वो है कि थोड़ा बहुत चेंज ऑफ शेप तो प्रेगनेंसी के बाद होगा, चाहे आप दूध पिलाएं चाहे ना। तो पेक्टोरल मसल्स की एक्सरसाइज करने से ब्रेस्ट की शेप तो नहीं, बट कम से कम उसकी एलिवेशन थोड़ी बेहतरीन हो जाती है। और बहुत सी महिलाएं ऐसे हैं जिनको गर्भ के दौरान ही बहुत खुजली सी होने लगती है स्तन पे, और वो ये भी देखते हैं कि उनको स्ट्रेच मार्क्स हो गए हैं प्रेगनेंसी के दौरान ही। और कई महिलाएं हैं जिनको यही तकलीफ बाद में होती है जब वो स्तनपान कर रही हैं और उन्हें स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं। और क्या प्रिवेंशन है, रोकथाम क्या है? दोनों ही। स्ट्रेच मार्क्स होते हैं वो तब होते हैं जो हमारी स्किन जो है एक तरह से बनी हुई है, जब उसमें खिंचाव आता है तो उस खिंचाव की वजह से कुछ पार्ट ऑफ स्किन आपस में सेपरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेच मार्क्स आते हैं। तो ये देखा गया है कि जो पेट के भी स्ट्रेच मार्क्स हैं और ब्रेस्ट के भी स्ट्रेच मार्क्स हैं, अगर आप अपनी प्रेगनेंसी के टाइम में घरेलू रेमेडी है कि आप ये नारियल का तेल लेके उसको अगर आप उसका मसाज करेंगे तो थोड़े स्ट्रेच मार्क्स कम आते हैं। पर थोड़े बहुत स्ट्रेच मार्क्स आना तो लाजमी है, क्योंकि साइज बढ़ रहा है, तो उस साइज में अगर आपकी स्किन स्ट्रेच होगी तो स्ट्रेच मार्क्स थोड़े बहुत तो आएंगे, पर इस तरह के मसाज करने से वो थोड़े कम हो जाएंगे। विटामिन ई की क्रीम भी लगाई जा सकती है, आमंड ऑयल भी लगाया जा सकता है। तो नारियल का तेल है जिसमें विटामिन ई भी है, अगर आप विटामिन ई की लगाओ, कई बाहर की क्रीम्स आती है, स्ट्रेचनिल आती है, इरेज आती है, उनको लगाओ तो स्ट्रेच मार्क्स थोड़े से कम।
स्तनपान कब तक कराएं? कब शुरू करना ये आपने बता दिया, कितनी देर में शुरू करना ये बता दिया, 6 महीने तक करना तो है ही है, उसके बाद क्या? तो जो ऊपरी आहार है वो कब शुरू होता है, कैसा ऊपरी आहार होना चाहिए और कब तक स्तनपान कराएं? 6 महीने तक तो आपने बिल्कुल स्तनपान किया है। 6 महीने के बाद बच्चा इतना बड़ा हो जाता है कि माँ के दूध से उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, तब हमें ऊपरी खाना देना होता है। बंगालियों में बहुत अच्छा एक उत्सव होता है अन्नप्राशन, जिसमें वो शुरू करते हैं, उससे पहले वो सिर्फ माँ का दूध होता है। तो शुरू में हल्का चीजें उन्हें देनी है कि हम थोड़ा सा दाल का पानी दे दिया, थोड़ा सूजी की खीर बना के दे दिया, हल्के हल्के ऐसे 1 साल तक होते होते बच्चा माँ के साथ बैठ के खा लेता है। पर 6 महीने के बाद ये नहीं कि बच्चे को आपने ऊपर की चीज दे दी तो स्तनपान बंद करना है। 6 महीने के बाद भी आपको बच्चे को स्तनपान जरूर कराना है, और सबसे अच्छा ये रहता है कि कम से कम 2 साल तक बच्चा खाना भी खाए और माँ का दूध भी पिए। वो बच्चे के लिए सबसे अच्छा रहता है, उसकी इम्यूनिटी बनी रहती है, उसको बीमारियां कम होती हैं, क्योंकि जैसे हमने पहले भी बताया कि माँ के दूध में इतनी सारी चीजें होती हैं जो कि छाती के इन्फेक्शन को, कान के इन्फेक्शन को, हाथों के इन्फेक्शन को, इन सब से उसको बचा के रखती है। और बॉटल का मिल्क तो कभी मत दें, ऊपर का दूध अगर जरूरत पड़ती है देने की तो आप कटोरी चम्मच से दें ताकि बच्चे को इन्फेक्शन। 6 महीने के बाद आपको शुरू करना पड़ेगा, और 2 साल तक अगर आप कर पाओ तो जितना भी कर पाओ बच्चे के लिए अच्छा है, पर 2 साल तक आपको दूध। बच्चे से दूध छुड़वाना है, पर बच्चा अभी भी 2 साल का हो गया और स्तन से लिपटा हुआ है, नहीं छोड़ता, तो उसके लिए क्या उपाय है? बच्चों में अक्सर ये देखा गया, और माँ को भी ये समझने की जरूरत है कि बच्चा स्तन के पास एक एज के बियॉन्ड सिर्फ न्यूट्रिशन के लिए नहीं आ रहा, एक उसकी जरूरत वो माँ के पास आने की भी है। तो अगर हम जबरदस्ती बच्चे को स्तन से हटाने की कोशिश करेंगे तो वो कहीं ना कहीं उसकी इमोशनल वेलबींग को भी हर्ट करता है। तो एक चीज तो माँ को ध्यान में ये रखने की जरूरत है कि आमतौर पे मैंने देखा है, कई बार बोला जाता है कि छाती पे कुछ मिर्ची लगा दें या ऐसी कोई चीज लगा दें जिससे कि बच्चा उससे दूर हट जाए। तो ऐसी चीजें मैं पर्सनली मानती हूँ कि नहीं करनी चाहिए, और जहां तक हो सके धीरे धीरे बच्चे को वीन ऑफ करना चाहिए, ये खासकर ध्यान रखते हुए कि उसकी नॉर्मल डाइट जो है वो सफिशिएंट है। बच्चा अगर भूखा नहीं होगा और डिस्ट्रैक्टेड होगा, कोई और काम कर रहा होगा, खेल कूद में उसका ध्यान लगाएं उसको अपनी गोद में बिठाकर, तो धीरे धीरे बच्चे जो हैं वो अपने आप दूध भी छोड़ देते हैं। अक्सर मैंने ये देखा है कि एक एज के बियॉन्ड, दिन में तो बच्चा जब खेलता रहता है तब वो ज्यादा माँ को नहीं ढूंढता, रात के दूध को ही ज्यादातर औरतें कहती हैं कि रात को नहीं छोड़ता, रात को मेरा दूध जब तक नहीं पिए तब तक नहीं सोता है। तो ये प्रॉब्लम मैंने काफी औरतों से सुनी है, और उसका भी यही एक ट्रीटमेंट है कि एक तो तरीका ये बनता है कि बच्चे को कहानी सुनाकर या थोड़ा सा बहला फुसलाकर सुलाने की कोशिश की, या घर अगर और बच्चे को सुलाना शुरू कर सकता है थोड़े टाइम के लिए तो वो भी कोशिश करके देखें। मैं पर्सनली भी ये नोट कर चुकी हूँ कि बच्चे छोड़ देते हैं ऐसा करने से। ये जरूर मैं दोबारा बोलना चाहूंगी कि जबरदस्ती बच्चे को स्तन से हटाने की ये कोशिश ना ही करी जाए तो अच्छा है। ये भी कर सकते हैं कि क्योंकि बच्चे को आदत है कि उसको माँ के स्तन के पास जाना है, तो बच्चा जब पूरा पेट भरा हो तब हल्के हल्के करके उसको स्तन से लगा के, तो वो बहुत देर तक नहीं रहेगा, तो हल्के हल्के फिर वो छोड़ देगा। और एक छोटा सा नुस्खा और बोला जाता है जब सब उपाय हो जाते हैं, वो कहते हैं कि हफ्ते भर के लिए बच्चे को ननिहाल भेज दो या खुद अपने माँ के यहाँ चले जाओ, कम से कम 1 हफ्ता नहीं होगा तो अन्य सदस्य होंगे जो कि खान पान का ध्यान रख रहे होंगे, तो शायद उसकी आदत छूट जाए। पर डॉक्टर अचला, कुछ महिलाओं का जो स्तन से दूध है बच्चे के छोड़ने के बावजूद भी निकलता ही रहता है, तो उसमें क्या उपाय होता है? उसके लिए ये करना है कि वो टाइट अंडर गारमेंट ब्रा डालेगी, अपने आप टाइट वेल सपोर्टेड ब्रा डालेगी, क्योंकि मिल्क का रिफ्लेक्स तो सकलिंग से ही आता है। जब सकलिंग बंद हो जाएगी तो हल्के हल्के दूध बंद हो जाएगा। वैसे कुछ मेडिसिन भी होती हैं, पर हम नॉर्मली अवॉइड करना चाहते हैं उन्हें, अनलेस किसी के साथ कुछ बुरा हो जाए कि बच्चा पैदा हुआ नहीं रहा और उसको बहुत परेशानी है। अदरवाइज हल्के हल्के दूध अपने आप बंद हो जाता है, हमें मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। अदरवाइज मेडिसिन अवेलेबल है जिनको ले सकते हैं, बट अगर आप नहीं पिला रहे और वेल सपोर्टेड ब्रा डाल रहे हैं तो
अपने आप थोड़े दिनों में बंद हो जाएगा। ऐसी माँ भी होती हैं जो कहती हैं कि मैं तो स्तन से नहीं लगा रही, पर छाती से लगाने पर, बच्चे की आवाज सुनने पर, उसका रोना सुनने पर या उसे देखने पर भी स्तन से दूध निकलने लगता है। डॉक्टर दीक्षा, कुछ ऐसी परिस्थितियां भी होती हैं जहाँ पे महिला को प्रसूति के पश्चात स्तनपान करने की मनाही है, मना किया जाता है कि मत कराइए। ऐसी बहुत ही कम सिचुएशंस होती हैं जिसमें माँ को स्तनपान करने से रोका जाए। ज्यादातर जगह ये देखा गया है, खासकर इवन अगर कुछ इन्फेक्शंस भी हैं तो ज्यादातर यही बोला जाता है कि आप स्तनपान कराएंगे तो आपकी भी जो इम्यूनिटी है वो बच्चे के अंदर जाती है। पर हाँ, कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं, अगर मदर बहुत सिक है और इस हालत में नहीं है कि या वो एक्सप्रेस भी नहीं करके दे सकती मिल्क, या हम भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, या मदर आईसीयू में है, ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ पर मदर ही इस कंडीशन में नहीं है कि वो फीड दे सकें, तो उस कंडीशन में ब्रेस्ट फीडिंग नहीं की जाती। अगर मदर कोई ऐसी मेडिकेशन पे है जो मेडिकेशन ब्रेस्ट मिल्क में जा सकती है, जैसे अगर कोई कैंसर ट्रीटमेंट चल रही है जिसकी वजह से वो कीमोथेरेपी ड्रग्स पे हैं, या और कोई ऐसी मेडिकेशन चल रही है जो कि बच्चे को हार्म कर सकती हैं ब्रेस्ट मिल्क में जाकर, तो उस केस में भी ब्रेस्ट फीडिंग अवॉइड की जा सकती है। या फिर अगर मदर को ब्रेस्ट एब्सेस हो गया है तो टेम्परेरीली उस ब्रेस्ट से जब तक ट्रीटमेंट चलेगी तो अवॉइड किया जा सकता है। जो ओपन केस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस होता है उसमें मनाही होती है। HIV के महिलाओं को बिल्कुल मनाही नहीं है ब्रेस्ट फीडिंग की। बच्चों को बीमारी अगर हो भी तो आगे नहीं बढ़ती क्योंकि मदर की इम्यूनिटी भी उन्हें मिल जाती है। जी तो बिल्कुल। HIV में बिल्कुल मनाही नहीं है। कोई अल्कोहलिक मदर है, शी हैज कंसीव, वो नहीं छोड़ रही अल्कोहल, तो बच्चे को वो दूध ना ही पिलाए तो अच्छा है, क्योंकि जो अल्कोहल के साथ दूध पिलाया जाता है उससे ना बच्चे का शारीरिक विकास होगा ना मानसिक विकास होगा। अगर कोई ड्रग एडिक्ट है और वो ड्रग नहीं छोड़ रही है तो ऐसे औरतों को नहीं पिलाना चाहिए। HIV में अनलेस वो बिल्कुल टर्मिनल स्टेज, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि HIV पर उस स्टेज में जो बिल्कुल टर्मिनल में है, जी, भी वो बिल्कुल मिलरी है कि जो एड्स के फॉर्मेट में चली प्रोग्रेस होके HIV वाली चली जाती हैं। और फिलहाल मैंने HIV को इसलिए उठाया था क्योंकि मैं ये बताना चाह रही थी कि पहले मनाई थी, फिर दवाइयां आई, फिर लोड काउंट के हिसाब से बोला अब आप दे सकती हैं और टर्मिनल स्टेज पे नहीं देंगी। और मैं उसकी तुलना करना चाह रही थी आजकल की कोरोना की बीमारी के साथ, जहाँ पे आमतौर पे ये प्रश्न उठता है कि क्या कोरोना अगर से माँ पीड़ित है या थी तो क्या वो जन्म के पश्चात बच्चे को दूध पिला सकती हैं कि नहीं? अगर वो अब पहले पॉजिटिव थी, अब नेगेटिव हो गई हैं, या अभी प्रसूति के समय पे भी पॉजिटिव हैं, तो क्या उस बच्चे को वो दूध पिला सकती हैं या नहीं? तो उसका उत्तर तो है कि हाँ, वो दूध जो है उसमें वायरस नहीं जाता तो आप पिला सकती हैं। पर उसके साथ जुड़ा एक और सवाल जो आमतौर पर आता है वो ये है कि क्या बच्चे को माँ से कोरोना तो नहीं हो जाएगा? क्योंकि पहले ये कहते थे कि बच्चे को दूर रखो माँ से और दूध निकाल के कोरोना पॉजिटिव मदर से बच्चे को दे दो और पर दूर रखो। फिर अब बच्चे को भी दे देते हैं माँ के साथ और ये पूछते हैं कि उसको संक्रमण तो नहीं हो जाएगा। इस पे जो प्रोग्रेस हुआ है और जो डिबेट्स चली हैं, डॉक्टर अचला आप प्लीज इसके बारे में हमारी ऑडियंस को बताएं। पहले जब कोरोना आया था हमें कुछ पता नहीं था उसके बारे में, तो हमें लगा कि ये माँ से बच्चे को हो जाएगा, बच्चे को दूसरे कमरे में अलग से नर्सरी बना के रखा जाएगा। पर एक साल में हमने इतने मरीज देख लिए और कितने सारे मरीज हमारे यहाँ पे जो डिलीवर हुए 1000 से ज्यादा हमारे अस्पताल में, उसमें से 4-6 बच्चों को हुआ है कोरोना, और वो भी कोई बहुत ज्यादा नहीं, माइल्ड सा। क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनके जो कोरोना वायरस ने जिन सेल पे जाके अटैच करके हमारी बॉडी में बढ़ना है वो सेल बच्चे के अंदर बहुत कम होते हैं, तो इन्फेक्शन तो हो जाता है पर बीमारी नहीं होती, उसको कुछ हार्म नहीं होता और बहुत ही कम उसका इंसिडेंस है। इसलिए कोरोना वाली मदर चाहे उसको है तब भी वो बच्चे को दूध पिला सकती, पर हाँ ये जरूर ध्यान रखना है कि वो अपने हाथ धोएगी, अपनी ब्रेस्ट को साफ करेगी, मास्क डालेगी, बच्चे के मुंह के साथ में बिल्कुल पास में नहीं ले जाएगी, अपना मुंह थोड़ी दूसरी तरफ करके वो जरूर बच्चे को दूध पिलाए, क्योंकि जो दूध के फायदे हैं वो उसको कोरोना इन्फेक्शन अगर बच्चे को हुआ भी माइल्ड सा उससे बहुत ज्यादा है। मेरा प्रश्न है कि निपल कट चुका है, अब क्या ट्रीटमेंट है? जो पीछे का गाढ़ा दूध होता है, मदर जब दूध पिला के हटती है तब उनको बोला जाता है कि जो पीछे से गाढ़ा दूध थोड़ा सा बचा हुआ आ रहा है उसी को निकाल के निप्पल पे पूरी तरह से अगर आप मल लेंगे तो उससे भी क्रैक निप्पल ठीक हो जाते हैं। अगर उससे भी ठीक नहीं हो पा रहे हैं
तो उस केस में आप डॉक्टर से सलाह कर सकते हैं और आपको ऐसी ट्यूब दी जा सकती है, ऐसी क्रीम दी जा सकती है जिसको लगाने से जल्दी आराम आ जाएगा। पर ये जरूर है कि वो क्रीम अगर आपने लगाई हुई है निप्पल पे तो बच्चे को दूध पिलाने से पहले गीले टॉवल से उसको अच्छी तरह से साफ कर दें और फिर बच्चे को दूध पिलाएं। पर जब तक कारण नहीं जाएगा, जब तक अटैचमेंट ठीक नहीं होगी, सोर निप्पल बार बार होता रहेगा। तो एक जी। बार का जो इलाज है वो यही होगा कि अटैचमेंट ठीक करें। ब्रेस्ट एब्सेस बन गया है, तो ब्रेस्ट एब्सेस है क्या और उसका ट्रीटमेंट क्या है? ब्रेस्ट एब्सेस है कि जब छाती पूरी खाली नहीं होती तो उसमें दूध जमा हो जाता है। तो दूध जमा हो जाता है, अगर नहीं निकाला जाएगा तो उसमें इन्फेक्शन होने के बाद उसमें फिर पस पड़ जाती है, तो उसको हम बोलते हैं। ये ग्रेजुअल कई चीजें होती है। पहले होती है कि दे आर फुल ब्रेस्ट क्योंकि ठीक से पिलाया नहीं, उसके बाद होते हैं कि उसमें से दूध निकलता रहता है पर फुल होती है। दूसरी होती है इनगॉर्ड ब्रेस्ट कि उनमें से दूध भरा हुआ है पर निकल नहीं पा रहा। उसके बाद फिर मेस्टाइटिस होता है कि थोड़ी सी सूजन आ जाती है, और फिर भी अगर इसका ठीक से मदर को नहीं बताया गया कि कैसे इसे दूध निकालना है तो उसमें फिर इन्फेक्शन होकर फोड़ा बन जाता है। तो उसका इलाज यही होता है कि आपको उसको चीरा देके अंदर की पस को निकालना होता है और एंटीबायोटिक देना होता है। अगर वो ऐसी जगह में है जहाँ से बच्चे को दूध दे सकते हैं तो आप बच्चे को उस ब्रेस्ट से भी दूध पिला सकते हैं। अगर ऐसी जगह पे है कि दूध आप नहीं पिला रहे पेन की वजह से, तो उस ब्रेस्ट का दूध निकाल के दूसरी ब्रेस्ट से दूध पिला। तो राइट ब्रेस्ट में ब्रेस्ट एब्सेस हुआ है, लेफ्ट ब्रेस्ट से तो पिला सकते हैं? बिल्कुल पिला सकते हैं। और राइट ब्रेस्ट जिसमें एब्सेस की वजह से चीरा लगा है, क्या उस ब्रेस्ट से निकाल के आप पिला सकते हो। दूध में कोई खराबी नहीं आएगी, दूध बिल्कुल ठीक है। पर अगर बहुत दर्द है पर फिर भी आप नहीं निकालेंगे तो ये ठीक नहीं होगा और बढ़ता ही जाएगा, इसलिए दूध तो निकालना ही पड़ेगा। राइट ब्रेस्ट से आप नहीं भी पिला पा रहे तो निकाल रहे तो माइट एज वेल उसको इकट्ठा करके बच्चे के लिए रखो। माँ को एंटीबायोटिक दी जा रही है और वो बेबी फ्रेंडली एंटीबायोटिक है तो वो दी जा सकती है, बट ये जो ब्रेस्ट एंगोजमेंट है, जो सूजन आ जाती है, ब्रेस्ट एंगोजमेंट के क्या नुस्खे हैं? अक्सर देखा गया शुरू के 14-15 दिनों में जब तक डिमांड सप्लाई की एडजस्टमेंट हो रही होती है तब ज्यादातर ये प्रॉब्लम देखी जाती है नई मदर्स में कि ब्रेस्ट पूरा भर जाता है और बच्चा इतना दूध नहीं ले रहा है जितना कि ब्रेस्ट बना रहा है। तो उस वजह से ब्रेस्ट जब पूरा भर जाता है, एक सिचुएशन ऐसी भी आ जाती है कि जब मदर स्क्वीज करती है या बच्चा भी पीने की कोशिश करता है तो उसमें से ज्यादा दूध नहीं निकलता है। तो उसमें सबसे पहले जो घर में नुस्खे आजमाए जा सकते हैं वो है या तो हॉट पैक या आइस पैक लगाया जा सकता है उस एरिया पे, और दूसरा हल्के हल्के हाथ से मसाज की जा सकती है जिससे कि धीरे धीरे वो ढीला हो, और फिर थोड़ा सा दूध जो है उसको एक्सप्रेस करके पहले निकालें और उसके बाद जब धीरे धीरे ब्रेस्ट सॉफ्ट होने लगे तब बच्चे को भी एनकरेज किया जाए कि उसी साइड से बच्चा पिए। अगर मिल्क बहुत ज्यादा आ रहा है, इतना कि बच्चा नहीं ले पा रहा पूरा, तब भी उसको एक्सप्रेस करके निकाला जाए और ब्रेस्ट को खाली किया जाए। प्रश्न है कि माँ किस पोजीशन में बच्चे को उठाए ताकि उसकी पीठ में दर्द ना हो और बच्चा भी कंफर्टेबल हो। तरह तरह की पोजीशंस हैं, फुटबॉल पोजीशन है, क्रेडल पोजीशन है, क्रॉस क्रेडल पोजीशन है, इसके बारे में कुछ बताएं। जो बच्चे को इस तरह से उठाना है और खुद इस तरह से बैठना है कि आपको तकलीफ नहीं हो। आप अच्छे से एक तकिया लेके सोफे पे या बेड पे बैठ रहे हैं, आपकी कमर सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल झुक के किसी तरीके से मत रहो। और बच्चे को आपने सपोर्ट करना है, उसके सिर को सपोर्ट करना है। क्रेडल पोजीशन है कि आप जिस हाथ से बच्चे को सपोर्ट कर रहे हो उसी का सिर ऊपर कर रहे हो और दूसरे हाथ से आप निपल के दोनों तरफ उंगलियां रख के बच्चे को पिला रहे हो। क्रॉस कैडल में उल्टा है कि जिस हाथ से आपने सपोर्ट रखा है और दूसरे हाथ से आप बच्चे का हेड सपोर्ट करके उसे पिला रहे हो। फिर एक फुटबॉल पोजीशन स्पेशली ट्विन बेबी के लिए है कि बच्चे को बिल्कुल सामने रख के, बिल्कुल अपने आगे रख के आप, स्पेशली जिनका ऑपरेशन हुआ है उनको लगता है कि वो इधर रखेंगी तो उनके पेट में दर्द होगा, तो वो बच्चे को बिल्कुल सामने सीधा रख के और सीधा निपल को उसके मुंह में दे सकते हैं बच्चे को सपोर्ट करते हुए। और ऑपरेशन के बाद माँ लेट के भी दूध पिला सकते हैं, एक साइड में लेट कर। पर ये ध्यान रखते हुए कि जब भी बच्चे को दूध पिलाना है, बच्चे का जो नोज नहीं दबना चाहिए और निप्पल और या दोनों बच्चे के मुंह में जाना चाहिए। जो लोअर लिप है बच्चे का बाहर की तरफ टर्न होना चाहिए। ये सब चीजें देखेंगे माँ, अपने कंफर्टेबल पोजीशन देखेगी। अगर अनकंफर्टेबल होकर दूध पिलाओगे तो आपका दूध कम निकलेगा। और बच्चे का सिर भी जरूर सपोर्ट होना चाहिए, उसकी बॉडी सपोर्ट होनी चाहिए जब आप दूध पिलाएं। लेटी हुई पोजीशन में माँ को खास इस बात का तवज्जो रखना चाहिए कि बच्चे का नाक
ना तो कवर हो और मुंह भी ठीक पोजीशन पे हो, पर खुद भी ना सो जाएं कई बार, क्योंकि कई बार सो जाती है तो माँ का बॉडी वेट या माँ के ब्रेस्ट ही बच्चे की नोज पे, माउथ पे प्रेशर देते हैं और बच्चे को तकलीफ होती है। बैंक्स होते हैं जिसमें हम पैसे अपने डिपॉजिट करते हैं, फिक्स डिपॉजिट्स करते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट्स करते हैं। दूसरी ओर ब्लड बैंक्स होते हैं जहाँ पे ब्लड जमा किया जाता है। इसी तरह स्टेम सेल के बैंक से भी सब परिचित हैं। हम यहाँ बात करेंगे ब्रेस्ट मिल्क बैंक के बारे में। मिल्क बैंक के साथ मेरा एक्सपीरियंस, मैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से भी पढ़ी हूँ, वहाँ पर एक ब्रेस्ट मिल्क बैंक है। उसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी कितनी है वो मैंने फर्स्ट हैंड वहाँ पर देखा है। तो जिस तरह से एक ब्लड बैंक काम करता है जहाँ पर कोई डोनर ब्लड देता है और फिर कोई और जिसको उसकी बहुत ज़्यादा नीड है वो उस ब्लड का उपयोग करता है, बिल्कुल इसी तरह से मदर का मिल्क बिल्कुल, क्योंकि अमृत है। और कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो कि इससे वंचित रह सकते हैं किसी भी कारण से, चाहे उनकी माँ उनको दूध नहीं पिला पा रही, चाहे उनकी माँ बहुत बीमार है या है नहीं। ऐसे सिनेरियोज में ऐसे मिल्क बैंक जो है जहाँ पर डोनर मदर ने अपना एक्स्ट्रा ब्रेस्ट मिल्क दिया होता है और वो वहाँ पर पैस्चराइज करके रखा जाता है। तो हालांकि पैस्चराइज करके रखने से एक तो फायदा ये होता है कि जो डोनर मदर है उससे कोई इन्फेक्शन का रिस्क बच्चे को नहीं रह जाता जो रिसीवर बच्चा है। बट एट द सेम टाइम हो सकता है कि थोड़े इम्यूनोग्लोबुलिन या इम्यूनिटी फैक्टर्स उसमें कम हो, पर फिर भी न्यूट्रिशन के फॉर्म में किसी भी और दूध से वो बच्चे के लिए बेहतरीन है। प्रैक्टिकली जिस महिला को मिल्क कलेक्ट करना है, दो किस्म की महिलाएं, एक जो वर्क फ्रॉम होम है या उनके पास जरूरत से ज्यादा मिल्क है और उन्होंने अपने ही बच्चे के लिए घर में फ्रिज में मिल्क रखा है, तो वो तो कटोरी में भी रख लेती हैं, स्टील के बर्तन में भी रख लेती हैं, जमा करके फ्रीजर में भी रख सकती हैं, तो ज्यादा दिन अगर चाहे तो रेफ्रिजरेटर फ्रिज में बाहर उसके डोर में भी, दरवाजे में भी रख सकती हैं। फिर बाहर निकालती हैं तो जब बच्चे को देना होता है, जब वो ऑफिस गई होती हैं तो बच्चे को अगर देना पड़ता है तो वो जो दूध है वो रूम टेम्परेचर पर ही रहने दिया जाता है और वो अपने आप बिना गर्म करे और जब रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो दे देते हैं। और अगर बहुत जल्दी होती है, बच्चा बहुत रो रहा है, तो हल्के गुनगुने पानी में एक बर्तन के अंदर डाल के उस बर्तन को दूसरे बर्तन के भगोने के अंदर हल्के गुनगुने पानी में रख के दे दिया जाता है। पर ये जो महिलाएं वॉलंटियर करती हैं, जिनको एक्सेस ब्रेस्ट मिल्क है या जो वॉलंटियर कर रही हैं ब्रेस्ट फीडिंग अपने बच्चे के खत्म होने के बाद भी कि हम ब्रेस्ट बैंक में अपना मिल्क दें, उनके लिए जो स्पेशल पैक्स, पॉलीपैक्स होते हैं, वो किस तरह से करती हैं और वो कितने दिनों तक रखा जाता है वो ब्रेस्ट मिल्क बैंक में और उसकी शेल्फ लाइफ क्या है? देखो, ब्रेस्ट मिल्क को वो जैसे या तो ये कहा जाता है कि अगर पंप से निकालो तो थोड़े से मिनरल कंटैक्ट जो होते हैं दूध के कम हो जाते हैं। तो आइडियली होता है कि अगर वो मैन्युअली एक्सप्रेस कर पाए तो बिल्कुल वही मिल्क होता है। तो क्योंकि अब ज्यादा क्वांटिटी में अगर वो देना चाहती हैं तो मैन्युअली भी एक्सप्रेस ब्रेस्ट पंप्स आते हैं जिनसे एक्सप्रेस करके उनको एयर टाइट कंटेनर में रख के फ्रीजर जो स्पेशल मशीन होती है उसमें 6 महीने तक बिल्कुल सेफली रखा जा सकता है। कहते हैं कि 1 ईयर ऑल्सो इसकी शेल्फ लाइफ हो सकती है, पर आइडियल बिफोर 6 मंथ जैसे पैकेट पे लिखा रहता है। और उनको छोटे छोटे कंटेनर्स में रखा जाता है, इकट्ठे नहीं रखते, क्योंकि एक बार ही आप उसको बाहर निकाल के थॉक करोगे, फिर आप उसको वापस 1-2 घंटे के अंदर यूज नहीं करोगे तो यूज नहीं किया जा सकता। तो उनको छोटे कंटेनर्स में रखा जाता है ताकि जितनी किसी को भी जरूरत है तो एक पैक निकाल के दे दिया और फिर वो उसके बाद वो वेस्ट हो जाता है जितना भी यूज। तो बड़े कंटेनर्स में नहीं रखना होता। 100-200 ml का एक एक पैक रहता है आमतौर पे और ये पैक्स मिल जाते हैं और शेल्फ लाइफ जो ब्रेस्ट मिल्क की बैंक्स में रहती है वो 3 महीने से 4 महीने के करीब रहती है। मैं चाहूंगी 6 महीने तक बिल्कुल फ्रोजन मिल्क जो है वो यूज किया जा सकता है। उसको एक बार थॉ कर दिया गया है तो उसके बाद उसे 1-2 घंटे के अंदर अंदर यूज करना होता है, उसे दोबारा फ्रीज नहीं करना। अगर आप फ्रिज में रख रहे हैं तो फिर भी आप उसकी शेल्फ लाइफ 1 दिन तक बढ़ा सकते हैं, पर एक बार थॉ कर दिया गया जो दूध है उसको दोबारा से फ्रीज नहीं किया जाता। जी, और कभी माइक्रोवेव नहीं करना, गैस पे नहीं रखना, ये ध्यान रखना है। बिल्कुल जी, बिल्कुल गर्म तो करना ही नहीं है किसी और प्रक्रिया से, बस हल्के से भगोने के बीच में रख के उसको कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो आज जो हमारी चर्चा रही है वो बहुत ही दिलचस्प रही है। नमस्कार।